हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो अपनी अपनी जगह सब? बहुत अच्छे। तो आज हम एक बड़ा हिस्टोरिकल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो प्लस टू के बच्चे के लिए चैलेंज ही बना रहता है और प्लस टू के बाद भी बच्चा उससे ना फाइट करता रहता है। जैसे मेरे पास सीए करने के लिए जब स्टूडेंट्स आते हैं तो सीए फाउंडेशन के बाद इंटर के अंदर, जिसको आईपीसीसी कहते थे पहले, तो उसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर है। और जब हम पढ़ाते हैं तो फिर बच्चे कहते हैं सर ये प्लस टू में अच्छे से किया नहीं हुआ। 99% बच्चों की यही अप्रोच रहती है कि इसको ना प्लस टू से शुरू करवा दिया जाए, दोबारा से शुरू करवा दिया जाए। तो मुझे लगा कि इस चैप्टर को मैं इतने अच्छे से करवा दूं कि बच्चे के दिमाग में कोई भी सवाल ना रहे। बस प्लस टू का बच्चा ही इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करके जाए कि आगे अगर उसको सीए सीएस के अंदर ये चैप्टर कहीं भी कुछ भी किसी भी कोर्स के अंदर ये करना पड़े तो वो बाकियों को करवाए, ना कि वो टीचर से कहे कि इसको प्लस टू से दोबारा करवा दो। यार आपके इतने अच्छे अच्छे नंबर आने के बावजूद आप कहते हैं कि प्लस टू के अंदर ये चैप्टर किया नहीं, आता नहीं। जब आपसे मार्क्स पूछे जाएं तो कहते हैं आप अकाउंट्स में मेरे 95 है, 98 है। तो अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी। तो चैप्टर के ऊपर पूरी कमांड होनी चाहिए और जो कंसेप्ट्स हैं, अगर हम कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दो बातों से अकाउंट्स बनेगी, एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, पूरा लॉजिकल है, कहीं भी कोई भी तुक्का नहीं है, कोई रटाफिकेशन नहीं है अकाउंटेंसी। और दूसरा, आप उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर वो कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि कोई भी चीज है ना, आपको पता है कि गाड़ी चलती कैसे है, लेकिन जब तक आप गाड़ी चलाएंगे नहीं ना, तब तक ज्यादा से ज्यादा फिनिशिंग आपकी ड्राइविंग के अंदर नहीं आएगी। शुरू में जब आप गाड़ी चलाएंगे तो गानों से डिस्टर्बेंस होगी कि यार गाने चल रहे हैं तो गाड़ी नहीं चल रही। बाद में गानों के बिना गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा चलाते जाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना ही किसी भी सब्जेक्ट को आप इंजॉय करते जाएंगे। तो चलिए आज हम चैप्टर शुरू करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज का लेक्चर मेरा एक बार जो प्राइम फेस है वो मेरा रफ नोटबुक को लेकर है कि मैं रफ वर्क में आपको कुछ बातें समझाऊं और ये बताऊं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप के अंदर, अगर आपको याद हो तो उसमें मेरा पहला लेक्चर जो था सारा का सारा इंट्रोडक्शन में चला गया था। पता नहीं वो 1.5 आवर का था या 2 आवर्स का था अराउंड। तो वो पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्टरी था, लेकिन मैंने फेयर के अंदर कुछ भी नहीं लिखा था और नेक्स्ट डे से फिर आपके नोट्स बनाने शुरू किए थे। तो सेम जो है मैं उसी तरह से यहाँ पर भी सबसे पहले मैं आपको रफ वर्क में ये समझाऊंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, एक्चुअली क्या है। चैप्टर का स्टार्टिंग, चैप्टर का मिडल और चैप्टर का एंड आपस में पूरा का पूरा कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मैं पहले फर्स्ट पॉइंट आपको करवाऊंगा, फिर मैं सेकंड करवाऊंगा, फिर मैं थर्ड करवाऊंगा। नहीं बॉस, जैसे ही आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, तभी एंड वाली बातें भी शुरू में होने लग जाती है। तो मुझे लगा कि एक दिन तो मैं अपना ऐसे ही दान कर दूंगा बच्चों को कि आज का दिन तो चलो एंजॉय करो, ऐश करो यार। आज का दिन कोई नोट्स नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है, आप और मैं बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में कि ये होता क्या है, इस चैप्टर के अंदर क्या चीज है, अलग क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इतना खौफ क्यों है? आपके सीनियर्स भी आपको मिलेंगे ना, ओए कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से कर लियो, वो समझ नहीं आता किसी के, ऐसे वैसे बहुत मुश्किल है। बिल्कुल आसान है, कुछ ही नहीं है। आपकी +1 की कैश बुक है और कुछ नहीं है, ये बता दूं मैं। उस कैश बुक से ऊपर कोई पॉइंट आ जाए तो आप जो मर्जी कर लेना, ठीक है। चलो देखो आप जरा, आप अपनी रफ नोटबुक में लिखेंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे रफ नोटबुक में, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या चीज है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या बनाते हैं? हम रिकॉर्ड्स ऑफ इनफ्लो एंड outflow of cash and cash equivalents। शुरू में एक खतरनाक बात आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मान के चलो कैश का मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब जिनको आप कैश के इक्वल मानते हैं, जैसे बैंक, डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। बस इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करूंगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ
इनफ्लो, ये रफ है लेकिन आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं इसको, और लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ये आपके लिए एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा। जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके फेयर नोट्स बनवाऊंगा ना, तो उस टाइम मैं एक रेफरेंस दूंगा कि अपनी रफ नोटबुक को जरूर देखें, क्योंकि पूरे सिलेबस के अंदर मैंने आपको 2 नोटबुक्स लगवाई हैं, एक रफ नोटबुक और एक फेयर नोटबुक। रफ नोटबुक के अंदर हम कंसेप्ट को अच्छे से पूरा बिलो देते हैं, उसका मक्खन निकाल देते हैं, और उस मक्खन को लेकर हम फेयर नोटबुक के अंदर रख देते हैं, ताकि मक्खन अपनी जगह रहे, लस्सी अपनी जगह रहे। ठीक है, वो दिमाग की लस्सी दही करने वाला काम है, और ये दिमाग को मक्खन देने वाला काम है। ठीक है, चलिए जी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं जी, कि कैश आ रही है और कैश जा रही है, जिसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ऊपर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है एक तो कैश इन हैंड, नोट करारे करारे, और बैंक बैलेंस। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास, हाँ, तो बैंक बैलेंस भी कैश इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप बैंक बैलेंस अपना विड्रॉ कर सकते हैं। और क्या आता है, डिपॉजिट्स, जो हमारी डिपॉजिट्स हैं, इसके बारे में बाद में करूंगा। एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आती है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। आप फिलहाल कैश और बैंक को ही मानकर चलें कि ऐसी ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर जिनका इफेक्ट पड़ता है कैश और कैश इक्विवेलेंट के ऊपर, या कैश और बैंक के ऊपर, एक बार शॉर्ट में ये मान लें, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके अंदर हमें यह देखना होता है कि भाई कैश कहां से आ रही है और कैश कहां जा रही है। ठीक है जी, ओके। तो अगली बात और देखें कि 3 एक्टिविटीज हैं ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। हम अपने बिजनेस में कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को चेक करने के लिए 3 एक्टिविटीज में हम पूरे को डिवाइड कर रहे हैं जी। एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। किन किन एक्टिविटीज से पैसा आता है और किन किन एक्टिविटीज से पैसा जाता है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये लीजिए। अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम अपनी बिजनेस की जिन जिन रिसोर्सेज से पैसा आता है और जिन जिन रिसोर्सेज से पैसा जाता है, या जिससे कैश और बैंक अफेक्ट होते हैं, वो मेनली 3 तरह की एक्टिविटीज हम लेकर चलते हैं। एक बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आप कहते हो सर बताओ ना ये क्या है, ये तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये क्या बोलना शुरू कर दिया। 1 मिनट रुको। बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटीज, बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटीज। अब आप कहेंगे सर बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटीज क्या होती है? यार बिजनेस के अंदर 2 तरह की इनकम्स होती हैं, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? ऑपरेटिंग इनकम जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं। एक कपड़े का बिजनेसमैन है, कपड़ा बेचता है, क्लॉथ मर्चेंट है, तो क्लॉथ सेल करना उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। लेकिन कार बेचने से प्रॉफिट कमाया, वो उसकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उसने बिजनेस की ही, कार बेची, सेल की और उसके ऊपर 50,000 अर्न किया उसने, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लॉथ सेल करने से, देखिए क्लॉथ मर्चेंट है, कपड़े का व्यापारी है, क्लॉथ बेचने से जो पैसा आया, सेल ऑफ क्लॉथ, सेल ऑफ गुड्स। क्लॉथ मर्चेंट के लिए गुड्स क्या है? कपड़ा। कपड़ा बेचने से जो इनकम आती है उसे हम ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं, ऑपरेटिंग इनकम। कार बेचने से जो प्रॉफिट हुआ, उसकी 6 लाख की कार थी, 7 लाख में बेच दी, 1 लाख प्रॉफिट हो गया, तो 1 लाख जो प्रॉफिट है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसका धंधा नहीं करते आप कार बेचने का बिजनेस नहीं करते। आप क्या बेचते हैं? कपड़ा बेचते हैं। हाँ, आपके पास कस्टमर आया क्लॉथ परचेज करने के लिए, आपके पास स्टॉक था नहीं, किसी और का बिकवा दिया, उसमें कमीशन मिल गया, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगी। यानी आप अपने पास से कपड़ा बेचें या किसी एजेंसी से किसी दूसरी कंपनी का कपड़ा सेल करवा दें और उस पर कमीशन कमा लें, तो दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आपकी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जिसका बिजनेस से सीधा सीधा रिलेशन हो। ठीक है जी, ये ऑपरेटिंग।
इसका मतलब ये हो गया कि हम बिजनेस की इनकम को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक ऑपरेटिंग एक नॉन ऑपरेटिंग। एक्सपेंसेस को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग। अब बताइए, ऑफिस की सैलरी देते हैं आप, स्टाफ की सैलरी देते हैं, ये बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है या नहीं है? ये रूटीन में बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ये सैलरी पे करते हैं नहीं करते? करते हैं सर। रेंट पे करते हो या नहीं करते? करते हैं सर। ठीक है जी। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, फिर मैं वहां प्रॉफिट था, इधर लॉस की तरफ आ जाता हूं। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बेचने से लॉस हुआ, क्या आपका बिजनेस है बिल्डिंग सेल करना? नहीं, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आपको बिजनेस चलाने के लिए रूटीन में जो एक्सपेंस पे करने पड़ते हैं, दोज आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और वो जो बिजनेस से सीधा रिलेशन नहीं होता, ठीक है बिजनेस की बिल्डिंग थी, बेचनी थी, रिटर्न डाउन वैल्यू 10 लाख थी, आपने 9 लाख में सेल कर दी, 1 लाख का लॉस हो गया, लेकिन वो आपके मेन बिजनेस के कारण नहीं है, वो आपका इनडायरेक्ट लॉस है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोनों की जानकारी पता करनी पड़ेगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है भाई साहब? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब इफेक्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा जी, ये क्या फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स कौन सी? नॉन करंट, नॉन करंट यानी दो तरह की होती है, एक करंट एक नॉन करंट। करंट के अंदर मार्केटेबल होती है, वो हम बाद में बात करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है, ये चिंता मत करना, मैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज तो मैं आपका सिर्फ माइंड मेकअप करके जा रहा हूं कि हम इस तरह की बातें करने वाले हैं, बस और कुछ नहीं। कल मैं एक एक चीज का बिल्कुल वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन लिखवाऊंगा, एग्जांपल दूंगा, आपको 1 मिनट में बात समझ आती जाएगी। आज मैं आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं करना चाहता कि लिखो 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 कुछ रहना चाहिए, नहीं, आज समझो और बिंदास रफ में अपनी राइटिंग में ऐसे 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 डायग्राम बना बनाकर जो मर्जी काम करो, ठीक है ना? हाँ जी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है बॉस? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है जो एसेट्स आपकी इनफ्लो और आउटफ्लो को अफेक्ट करती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की है। प्लांट बेचा, प्लांट बताइए, देखिए एक तो हो गया ऑपरेटिंग पार्ट। ऑपरेटिंग पार्ट क्या होता है? शॉर्ट टर्म, ये होता है शॉर्ट टर्म, ये होता है शॉर्ट टर्म। जैसे स्टॉक है, स्टॉक आपका शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को इफेक्ट करता है, लेकिन प्लांट बेच दिया वो आपके लॉन्ग टर्म को इफेक्ट करता है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया? प्लांट, यार प्लांट लॉन्ग टर्म, प्लांट जो है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट को अफेक्ट करता है। आप बिजनेस के अंदर 50 लाख का प्लांट लगाते हैं, आगे फ्यूचर के लिए आपको आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है। आप आज स्टॉक खरीदते हैं, परसों बेच देते हैं, ठीक है? तो स्टॉक आपके रूटीन के बिजनेस को ऑपरेट करने में यूज होता है, इसलिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। लेकिन प्लांट जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म बेनिफिट को बढ़ाता है, परमानेंट प्रॉफिट्स को बढ़ाता है, तो इसलिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। इसका मतलब फिक्स्ड एसेट्स खरीदने और बेचने से, द इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाय सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यस, क्लियर? सुनिए, मैंने क्या कहा, एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक होती है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब होता है जिन इनकम और एक्सपेंस का बिजनेस से सीधा रिलेशन नहीं होता, लेकिन वो होती बिजनेस एक्टिविटी है, लेकिन वो नॉन ऑपरेटिंग है। जिस चीज का काम करते हो, जिस चीज का बिजनेस करते हो, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, तो हम उनको अलग से डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है? जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है उनकी परचेज और सेल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा के लिए होती है, उनका परचेज और सेल, वो हमारी क्या कहलाती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके जी। फाइनेंस एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंस का मतलब होता है, फाइनेंस का मतलब होता है कि इंक्रीज और डिक्रीज इन फाइनेंशियल पोजीशन, इंक्रीज और डिक्रीज इन फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये क्या हो गया सर? फाइनेंशियल पोजीशन, इससे भी तो फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज डिक्रीज होती है। नहीं, आप देखो, इंक्रीज और डिक्रीज इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन्स एक्सेट्रा। आपकी कंपनी ने न्यू शेयर्स इश्यू कर दिए, तो न्यू शेयर्स इश्यू किए, तो बताओ फाइनेंस आया कि नहीं आया?
फाइनेंशियल का मतलब जो बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया जाता है थ्रू कैपिटल एंड लोन्स, उनका इफेक्ट देखो अलग अलग है। आगे मैं अभी ना बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बनाऊंगा तो मैं उसमें लिखूंगा कि ये इन्वेस्टिंग है, ये फाइनेंसिंग है और ये ऑपरेटिंग है। एक P&L का फॉर्मेट बनाऊंगा, एक बैलेंस शीट का बनाऊंगा। अभी तो मैं जस्ट बड़ी नॉर्मल सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। और ध्यान रखना, मैं आपकी पूरी जो डाइट है वो इनकी इंट्रोडक्शन में पूरी कर दूंगा। आप कह दोगे आ गया अब तो कैश फ्लो, आज ही कह दोगे कि कैश फ्लो आ गया, कोई चक्कर नहीं है, अगले लेक्चर्स की जरूरत ही नहीं है, हम पूरा चैप्टर खुद करके आएंगे, ऐसे कहोगे आप मुझे, ठीक है। हाँ जी, सुनिए ध्यान से। फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होती है? जो बिजनेस के फाइनेंशियल को मजबूत करती है या कमजोर करती है। मतलब ये है, आपने शेयर्स इशू कर दिए, आपकी शेयर कैपिटल थी 50 लाख, आपने 10 लाख के शेयर्स और इशू कर दिए तो आपकी शेयर कैपिटल हो गई 60 लाख, 10 लाख का पैसा और बढ़ गया और वो आपके बिजनेस को आगे स्ट्रॉन्ग करेगा। तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होने से क्या होगा? आपके बिजनेस के अंदर फाइनेंस बढ़ेगा। ध्यान रखना, इन्वेस्टिंग मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग मतलब इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट किस में करना? प्लांट में करना, मशीन में करना, बिल्डिंग में करना, फर्नीचर में करना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना, डिबेंचर्स परचेज करना, बॉन्ड्स परचेज करना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। तो फाइनेंस का मतलब है फाइनेंस अरेंज करना, कैपिटल अरेंज करना, कैपिटल और कैपिटल के सप्लीमेंट। जैसे शेयर कैपिटल, नए शेयर्स इश्यू करेंगे तो पैसा बढ़ेगा, ठीक है, शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी, फाइनेंस बढ़ेगा जिससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा। डिबेंचर्स इश्यू करोगे, शेयर कैपिटल को सबसे ज्यादा मजबूती कौन देता है? साथ में कौन खड़ा होता है? डिबेंचर खड़ा होता है। शेयर कैपिटल को कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम कम रह गए तो मैं हूं यहां पर, ठीक है। तो डिबेंचर उसको मजबूती देता है। तो एक हो गया आपका शेयर कैपिटल, एक हो गया आपका डिबेंचर, तो ये मजबूत करते हैं। और कौन? बैंक लोन। बैंक लोन कहता है डिबेंचर चिंता मत कर, तेरे पीछे मैं भी खड़ा हूं, अगर कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो पैसे मैं भी दूंगा। तो बैंक लोन भी आपको मजबूती देता है। लेकिन बॉस, जहां फाइनेंशियल एक्टिविटीज आपको मजबूती देती है वहां पर कमजोर भी कर देती है। क्या होता है? 15 साल पूरे हो गए, जो बैंक से जो लोन लिया हुआ था वो 15 ईयर्स के लिए था। आफ्टर 15 ईयर्स यू विल हैव टू पे बैक देम। तो बैंक वाले तो आगे जी, उठाकर अपना सामान आओ जी, या तो ये सामान डालो गाड़ी में या फिर आप ये पैसे दो हमारे को, तो हमें पैसे देने पड़े, तो बिजनेस की कैपिटल कम होगी, बिजनेस का फाइनेंस कमजोर हो गया, फाइनेंस का आउटफ्लो हो गया, हमने पेमेंट की, डिबेंचर्स की रिडम्पशन की। शेयर्स में प्रीफरेंस और इक्विटी दो तरह के शेयर्स होते हैं। प्रीफरेंस शेयर की रिडम्पशन की, जैसे आप डिबेंचर्स की रिडम्पशन करते हैं ऐसे प्रीफरेंस शेयर की भी रिडम्पशन होती है, आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे आगे। इक्विटी शेयर्स की पेमेंट नहीं होती, उसे बाय बैक करते हैं, मार्केट से बाय बैक कर दिया इक्विटी शेयर्स का, ठीक है ना। तो यानी फाइनेंशियल एक्टिविटी का इफेक्ट किस पर आता है? शेयर कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज होने से, डिबेंचर इंक्रीज डिक्रीज होने से, लोन्स इंक्रीज डिक्रीज होने से, और इनके इंटरेस्ट से भी, वो मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। एक बार मैं शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमारी बिजनेस की 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन तीनों एक्टिविटीज से या तो कैश और कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, और जिन जिन चीजों से इंक्रीज और डिक्रीज होता है उसको हम एक फॉर्मेट में समराइज करते हैं कि ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया, ये इन्वेस्टिंग से आया, और ये फाइनेंसिंग से आया या गया, कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी? जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है, यानी जिस चीज का काम कर रहे हैं उससे हमारी कैश इनफ्लो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ, कैश या कैश इक्विवेलेंट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है? जहां आप इन्वेस्ट करते हैं, शेयर कैपिटल से पैसा लेकर कहां लगाते हैं? मशीनरी के अंदर लगाते हैं, प्लांट के अंदर लगाते हैं, बिल्डिंग में लगाते हैं, स्टॉक में भी तो लगाते हैं, नहीं, स्टॉक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, डेटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, बीआर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएंगे। जो आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है, जिसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, आपको ध्यान भी होगा वर्किंग कैपिटल क्या बताया गया है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो ये किसको ऑपरेट करते हैं? हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जो हमारे बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देगा, उसे हम किस में करते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। कौन कौन सी? फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इनकी परचेज सेल से हमारा इन्वेस्टमेंट बिगड़ जाती है। आप और परचेज करोगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, सेल कर दोगे तो इन्वेस्टमेंट घट जाएगी, इनफ्लो आउटफ्लो इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। फाइनेंस का मतलब है जहां से हमारा कैपिटल टाइप का, कैपिटल और लोन्स, ये सारे के सारे हमारे फाइनेंस है। ये याद रखना, फाइनेंस का मतलब पैसे का इंतजाम करना। कहते हैं ना यार आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी सी,
पैसों की कमी आई हुई है तो तुम कहते हो यार मैं उधार दे देता हूं तेरे को, भाई कब काम आएगा। तो इस तरह से फाइनेंस मजबूत करना या फाइनेंस स्ट्रॉन्ग या डिक्रीज करना। कोई कहता है यार बैंक लोन की ना ड्यू डेट आई हुई है और वो बैंक लोन पे करना और पैसे अरेंज नहीं हो रहे, तो फिर आप अपने दोस्त की मदद करते हैं कि ये ले पैसे यार दे दे इसको, कोई बात नहीं। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटीज। यस, तो हमने अभी तक एक तो ये पढ़ा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या लिखते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ऊपर जो भी इफेक्ट आता है वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखते हैं। इसके लिए हम बिजनेस की एक्टिविटीज को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक ऑपरेटिंग, एक फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और एक फाइनेंसिंग। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेकिन इन सब को समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। टर्मिनोलॉजी क्या समझनी पड़ेगी? देखिए, यस, नॉन कैश आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में वही एक्सपेंस या लॉसेस और इनकम्स और गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है जी, और क्या समझना पड़ेगा? अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, इंटेंजिबल एसेट्स पढ़ी है आपने, गुडविल, रिटर्न ऑफ पेटेंट्स, रिटर्न ऑफ एक्सेट्रा। इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी पढ़ी है आपने? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये सारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसमें क्या होता है, जैसे गुडविल आपने परचेज कर ली, गुडविल आपने किसी बिजनेस को आपने खरीदा और उसमें गुडविल के नाम के 5 लाख एक्स्ट्रा पे किया आपने उसे, जितने की आपने एसेट्स लाइबिलिटीज परचेज की उससे एडिशनली 5 लाख आपने एक्स्ट्रा पे किए, और वो गुडविल आपको लगता है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आपको बेनिफिट देगी। तो आप क्या करते हैं, एक साथ उसे P&L में नहीं दिखाते, वैसे तो लॉस है आपका, आपको फालतू देना पड़ गया और प्रॉफिट मिलेगा फ्यूचर में। तो आप क्या करते हैं, उसको 5 इयर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, हर साल आप 1 लाख जो है वो राइट ऑफ करते हैं। तो आपने गुडविल किसी बिजनेस को परचेज किया और जितनी उसकी एसेट्स लाइबिलिटीज की वैल्यू है उससे 5 लाख फालतू पे कर दिए। तो किस नाम के पे किए जी? गुडविल के नाम के पे किए। गुडविल के नाम के पे किए तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? सर हम नेक्स्ट 5 इयर्स तक इनके नाम का बेनिफिट उठाएंगे और हमारे प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। ओके, तो इस नाम के फालतू दिए आपने? यस, एक्स्ट्रा अमाउंट इसी नाम की दिए। ठीक है, तो क्या आप इसे P&L में डालेंगे एज एन एक्सपेंस? नो नो नो, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हम P&L में नहीं डालेंगे। हम उसको धीरे 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 हम 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके P&L में डालते रहेंगे। फर्स्ट ईयर में 1 लाख P&L में डालेंगे, 4 लाख एसेट्स में, फिर 1 लाख P&L में, फिर 3 लाख एसेट्स में, फिर 1 लाख P&L में, 2 लाख एसेट्स में। इस तरह से करके हम इसे राइट ऑफ करेंगे। इसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है जी, ओके। तो और क्या हो सकता है? और हो सकता है जी, और हो सकता है एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है? एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट्स होता है जी, फॉर एग्जांपल ट्रांसफर टू रिजर्व्स फ्रॉम नेट प्रॉफिट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स फ्रॉम नेट प्रॉफिट। मतलब सीधा सीधा सा है, पार्टनरशिप में आपने P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से एक अकाउंट बनाया था, तो यानी नेट प्रॉफिट को ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना एप्रोप्रिएशन कहलाता है, लेकिन
क्या होता है कई बार, जैसे आपका प्रॉफिट हुआ 1 लाख, लेकिन 20,000 उसमें से आप रिजर्व बनाना चाहते हैं कि फ्यूचर में कुछ भी हो गया तो हम आपको सीधा तंग नहीं करेंगे, रिजर्व बना के रखते हैं, उसे भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं। डिविडेंड पे करते हैं, उसे भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं। तो एक हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के ऊपर बात रहेगी, ठीक है जी। और क्या रहेगा सर आपके यहाँ? और हमारे यहाँ पुरानी चीजें ही रहेगी। क्या रहेगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, क्योंकि ऊपर देखिए, ये देखिए नॉन ऑपरेटिंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और आपके यहाँ क्या होती है सर? एक हमारे यहाँ होते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अरे ये तो सुनी हुई है, हाँ ऊपर लिखा था ना हमने। और क्या होती है सर? और होती है जी कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इस तरह से करके हमारे को कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर क्या क्या टर्म्स यूज होती है। ये टर्म्स क्यों समझनी पड़ेगी? ये टर्म्स कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए समझनी पड़ेगी। अच्छा जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? एक्चुअली बिजनेस की एक्टिविटीज को 3 हिस्सों में बांटते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग। और हमें उनको अलग अलग बताना होता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेट कैश आई या गई, इन्वेस्टिंग से नेट आई या गई, फाइनेंसिंग से नेट कैश आई या गई। ये सारी बातें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिखानी पड़ती है, डिस्प्ले करनी होती है, ठीक है जी। उसको बनाते कैसे हैं? उसका फॉर्मेट है, किसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट है? उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फॉर्मेट है। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिफाइन करता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? वैसे तो ये सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये मानकर चलें कि कुछ अकाउंट्स बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए गए हैं कि आपको इन नॉर्म्स, इन टर्म्स, इन कंडीशंस के अंदर रहकर आपको अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। और वो सारे रूल्स किसके अंडर दिए गए हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, ओके, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से ये सारा का सारा काम किया जाता है। तो इसके अंदर और भी आएंगी, खैर और भी टर्मिनोलॉजी आएगी, लेकिन मैं अभी इसमें यहीं ब्रेक लगाता हूं, ठीक है। अब हम इस पर चलते हैं कि इस पर काम कैसे करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सोच क्या चलेगी, ये कुछ वर्ड्स आएंगे, इनके बारे में नोट्स वगैरह बनवाऊंगा डिटेल में, अभी हम रफ काम कर रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त हमें कैसे प्रोसेस से निकलना होगा, हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, किस तरह से चलना है, वो सारी बातें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये लीजिए जी। अब आप ऐसा करें, अपनी नोटबुक के दोनों पेजेस जो आमने सामने फ्री हो वो निकाल लीजिए। बेशक आपके पिछले नोट्स कहीं खत्म हुए हों, अब मुझे आपकी नोटबुक के आमने सामने के लेफ्ट और राइट दोनों पेजेस फ्री चाहिए बिल्कुल। अब मैं आपको कुछ बात समझाने वाला हूं। यस, आपकी नोटबुक के दोनों तरफ के पेजेस फ्री होने चाहिए, ठीक है। किस लिए? देखिए आप, फिर रफ वर्क में आता हूं मैं। अगर मैं ये कहूं कि ट्रेडिंग एंड P&L का एनालिसिस, ये क्या होता है सुनिए। एनालिसिस फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए आपको वो ट्रेडिंग P&L ना तो कंपनी वाला दिखाई देगा इसके अंदर, और ना ही वो दिखाई देगा जो +1 में बनाया है। मैं मेरे हिसाब से बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ना आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताना है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आइटम कैसे कैसे अरेंज होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है जी। कोई बात नहीं, जैसा आप कहें। चलिए जी, ये तो मेरा रहेगा नेट प्रॉफिट P&L के लिए। और फिर दूसरी बात, मैं बैलेंस शीट के बारे में भी थोड़ी बात करना चाहता हूं। ये देखिए, नेक्स्ट पेज पर आप क्या करेंगे? बैलेंस शीट की बात करेंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर भी हम कुछ चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बिल्कुल आप कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और खुलकर दिल खोल के आप अपना फॉर्मेट बनाएंगे, ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ जाएं। हालांकि हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनीज के लिए कंपलसरी है, किस किस के लिए है, किस किस के लिए नहीं है, वो आगे सीनियर क्लासेस में समझेंगे। इस क्लास के अंदर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज होनी जरूरी है, जो हम एडजस्टमेंट्स करते हैं उसके लिए। मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट समझाने के लिए आपके ट्रेडिंग P&L को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करना है। एक बार मैं अपने हिसाब से इसको समझाना चाहता हूं। आप यूं मानकर चलिए कि हमारे ट्रेडिंग P&L में इधर मैं लिख रहा हूं ऑपरेटिंग इनकम्स, और इधर मैं लिख रहा हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम में मैं क्या लिख रहा हूं? सेल ऑफ गुड्स, सेल, यस सेल।
और क्या लिख रहा हूं, अच्छा ध्यान रखें, मैं ग्रोस प्रॉफिट का कोई चक्कर नहीं लिखूंगा, मैं कंबाइंड कर रहा हूं सारा का सारा काम, ठीक है। और क्या, कमीशन रिसीव्ड। सर कमीशन रिसीव्ड ऑपरेटिंग इनकम, यस। आप अपना माल बेचें या कस्टमर को किसी और से माल बिकवा दें और आप उसका कमीशन ले लें तो भी वो आपका ऑपरेटिंग इनकम में ही आती है। और मैं एक एक दो दो आइटम्स लिखूंगा, आप कहेंगे सर इसके और एग्जांपल दो, और एग्जांपल दूंगा मैं नोट्स लिखवाते वक्त। एक बार मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहता हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेरे से क्या पूछा जाएगा और मुझे किस माइंडसेट के साथ काम करना है, राइट। देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है, आपको ध्यान होगा, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, एड डायरेक्ट एक्सपेंस और लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है जी। ये क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है, यस। इस माल को बेचने के लिए, इस इनकम को कमाने के लिए जो एक्सपेंस इनकर किए जाते हैं, 2000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आपको गुड सेल करना है ना, या कमीशन का बिजनेस जो आपको कमीशन मिलता है उसको बढ़ाना है, तो आपको ये खर्चे तो करने ही पड़ेंगे, ये आपके ऑथोराइज्ड खर्चे हैं, इन खर्चों के बिना आपको काम नहीं चलेगा। सीधा सीधा सा मामला है यार, ये मुझे नोट पैड बना के बेचना है तो सेल करने से जो इनकम आएगी वो तो ठीक है, इसके ऊपर पेपर लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर प्रिंटिंग करनी पड़ेगी, इसके ऊपर कलर करना पड़ेगा, मुझे ये सारे के सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। दोज आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी। और कौन से आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और आते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ओके। सैलरी, रेंट वगैरह, ये सारे के सारे, सैलरी, रेंट एक्सेट्रा, ठीक है जी। और कौन से आते हैं, और आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अरे वाह, ये भी आते हैं, हाँ जी बिल्कुल। ये कौन से हो गए, जैसे एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, और पैकिंग एक्सपेंसेस, ये लीजिए जी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये खर्चे भी किसके अंदर आते हैं, ऑफिस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ बात करने वाला था, मैं आपको कह रहा था कि नॉन कैश आइटम क्या आती है, नॉन ऑपरेटिंग क्या होते हैं। अच्छा नॉन ऑपरेटिंग, तो मैंने आपको ऑपरेटिंग भी बताया था, हाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताई थी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कुछ नहीं है, यही है जिस चीज का काम कर रहे हैं उसका माल बेचना, उस पर कमीशन कमाना, उस माल को सेल करने के लिए जो एक्सपेंस आए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो करना, ऑफिस मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना, सेल को प्रमोट करने के लिए एक्सपेंसेस करना, कस्टमर के घर पर माल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंसेस, घर पर माल पहुंचाना, होम डिलीवरी जैसे होती है पिज्जा वगैरह की आपकी, तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, ठीक है जी, ओके। तो सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होती है, यस। आप करके आए हैं +1 में, देखो मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको वह गाना याद आएगा, याद आ रही है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स तेरी याद आ रही है, कौन सी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यस। एक एग्जांपल उठाता हूं मैं, रेंट रिसीव्ड। आपकी बिजनेस की कोई बिल्डिंग खाली पड़ी थी काफी लंबे टाइम से और आपने उसे रेंट पर चढ़ा दिया, तो उससे जो इनकम आती है उसे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, जिस चीज का आपका बिजनेस ना हो, जिस चीज का बिजनेस हो उसे ऑपरेटिंग इनकम कहती है, और जिस चीज का बिजनेस ना हो उसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो मेरी ट्यूशन से जो इनकम होती है उसे मैं ऑपरेटिंग इनकम बोलता हूं। लेकिन अगर मैंने अपनी कोई बिल्डिंग किराए पर चढ़ा रखी है, कोई इंस्टीट्यूट का कोई रूम एक्स्ट्रा पड़ा है तो वो मैंने रेंट पर दे दिया, उससे जो इनकम हो रही है वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। मेरे पढ़ाने से रिलेटेड कोई भी है, नोट्स की इनकम है, पढ़ाने की इनकम है, स्टेशनरी की इनकम है, कोई भी इनकम है तो वो सारी की सारी मेरी ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है जी। तो सर जैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है ऐसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, यस होते हैं बॉस। देखिए मैं बताता हूं आपको, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या चीज होती है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये लीजिए, फिक्स्ड एसेट्स बेचने से
जो लॉस होता है उसे हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। क्या फिक्स्ड एसेट्स बेचना हमारा बिजनेस है? नहीं यार, हमारा बिजनेस तो है माल बेचना, हमारा बिजनेस है कमीशन कमाना। हमारा कार वार बेचकर या बिल्डिंग बेचकर या प्लांट बेचकर जो लॉस होता है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या नहीं है, ये कौन सा है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है जी। तो हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और उसके बावजूद हमारे प्रॉफिट को कम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके जी। इसका मतलब इनकम भी दो होती है, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एक्सपेंसेस भी दो होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यस। और क्या क्या हो सकता है? और हो सकता है जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स, और हो सकती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स। और क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस भी हो सकते हैं? यस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस भी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्या हो सकता है जी? लॉस बाय फायर। अब नॉर्मल लॉस जिसे कहते हैं लॉस बाय फायर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में आते हैं जी। ठीक है। और भाई बिजनेस में आग लगना ना तो क्या है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये तो अबनॉर्मल इवेंट है, कभी कभार होता है, रूटीन में थोड़ी होता है। ठीक है। हालांकि फिक्स्ड एसेट्स ये है 5 साल 10 साल में जब भी है आपकी फिक्स्ड एसेट्स, कोई ना कोई फिक्स्ड एसेट जाती रहती है तो उसके ऊपर लॉस हो जाएगा। ठीक है, हर साल नहीं होता, जैसे किराया हर साल देते हैं ऐसे हर साल नहीं होता, लेकिन एक तरह से लॉस तो होता ही है कोई ना कोई फिक्स्ड एसेट्स के थ्रू। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्या? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होती है इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, यहां से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होती है जी, इंश्योरेंस क्लेम। ये अब नॉर्मल इनकम है। इंश्योरेंस क्लेम ना तो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और ना ही आपकी ऑपरेटिंग इनकम है, ये अब नॉर्मल इनकम है, ये कभी कभार होती है। इंश्योरेंस क्लेम कहां से? जो आपका लॉस वगैरह हो जाता है वहां से जो पैसा मिलता है। या कंपनसेशन रिसीव्ड, कंपनसेशन रिसीव्ड, किसी दूसरी कंपनी ने आपका कोई नुकसान कर दिया और आपने उसके ऊपर कोर्ट केस ठोक दिया, तो वो जो कोर्ट केस है आप जीत गए, आपकी फेवर में गया और वहां से आपको कंपनसेशन मिला। ठीक है, तो वो भी आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम के अंदर आती है। ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं है। और क्या हो सकता है? और पता है क्या हो सकता है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या चीज थी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज थी जो आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का मतलब है मशीन परचेज करना, बिल्डिंग परचेज करना, प्लांट परचेज करना, ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है और उसके ऊपर इनकम मिलना। इनकम क्या मिलना जी? अगर आपने किसी कंपनी के, अगर आपने किसी को लोन दे दिया, लोन पे कर दिया, यानी लोन आपकी एसेट हो गई, तो क्या हो गई आपकी? इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम। यानी ये एक तरह से आप किसी कंपनी को लोन गिवन कह दीजिए, लोन गिवन कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि डिबेंचर्स परचेज्ड, किसी दूसरी कंपनी के आपने डिबेंचर्स खरीदे, आपने डिबेंचर इशू नहीं किए, डिबेंचर्स परचेज किए हैं, किसी दूसरी कंपनी को लोन दिया है, तो उससे आपको ब्याज मिलेगा। और क्या मिलता है बॉस? और मिलती है डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम। अरे डिविडेंड किस पर मिलता है? शेयर्स पे, प्रीफरेंस शेयर, किसी दूसरी कंपनी के, आपके शेयर्स नहीं, आप अपने शेयर्स पे तो डिविडेंड देते हैं, किसी दूसरी कंपनी के अगर आप शेयर्स परचेज करते हैं तो उस पर इनकम मिलती है, डिविडेंड इनकम। ओके, ठीक है। अरे वाह, इतनी तरह की इनकम होती है। यस, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये सब इनकम हमें कैटेगराइज क्यों करनी पड़ रही है? वी वांट टू अंडरस्टैंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। चलिए, और क्या है यहां पर? इस तरह के एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं कोई? यस, हो सकते हैं। फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आप कह सकते हैं एक्सपेंसेस ऑन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वो क्या होती है बॉस? ये होती है जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आपने किसी पब्लिक से डिबेंचर्स ले रखे हैं, इशू कर रखे हैं पब्लिक को, या किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, उस पर आप ब्याज देते हैं। तो मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं आप फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो फाइनेंस जनरेट करते हैं आप, फाइनेंस जनरेट करते हैं जिसमें आपके शेयर्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, वो सारे के सारे फाइनेंस से पार्ट हो गए। ठीक है जी, ओके। तो जी आप कुछ और बताना चाहेंगे? सर बहुत हो गया, बस करो, सांस चढ़ गई, मेरी भी चढ़ गई भाई। चलो कोई बात नहीं, फिर आप एक काम करो, यहां लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स CD। CD यस, कैरी डाउन। क्या बाकी है? अभी बहुत कुछ बाकी है, देखते जाओ आप। और ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स BD, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स BD। सर रफ काम इतना है तो फेयर कैसा होगा? फेयर और भी खूबसूरत होगा, चिंता मत करो, मजा आ जाएगा चैप्टर करके। मैंने कहा था ना ये एक हिस्टोरिकल चैप्टर है हमारा। उसके बाद आप पता है क्या, कंपनियां क्या करती है, इस प्रॉफिट पर आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा उसके लिए प्रोविजन बना लेती है जी। नेट प्रॉफिट में से आपको टैक्स कितना भरना पड़ सकता है अंदाजे से। सपोज आपका प्रॉफिट हुआ 5 लाख, तो कंपनी कहती है मुझे 50% तक टैक्स पे करना पड़ सकता है, तो 2,50,000 का वो क्या करती है, प्रोविजन बना लेती है। ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसको हम और पता है क्या कहते हैं, मैं अभी बताता हूं आपको, आप लिख लीजिए एक बार इसको। इसको कहते हैं प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। भाई कंपनी जो अपना P&L बनाती है वो वर्टिकल फॉर्म में बनाती है, तो P&L अकाउंट नहीं होता। ये तो मैंने इसको इजी करने के लिए बनाया है कि +1 से आप पढ़कर आए तो मैं आपके थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा रिफाइन कर दूं। अगर आप कंपनी का P&L देखेंगे तो वर्टिकल फॉर्म में होगा वो तो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है जी। टू बी शोन इन बैलेंस शीट अंडर हेड। मैंने आपको बैलेंस शीट समझाई थी, तो उसमें मैंने कहा था कि जो नेट प्रॉफिट आता है करंट ईयर का आफ्टर टैक्स, वो रिजर्व एंड सरप्लस में हम लेकर चलते हैं। इसे बोलते हैं प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। लो जी, तो बस ये है सारा का सारा P&L का खेल, और मैंने इस P&L को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर आपके सामने प्रेजेंट किया है जिससे मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझ सकूं। ठीक है, नोट करें, शाबाश। एक बार देख लीजिए, मैंने कहा ऑपरेटिंग इनकम दो होती है, एक तो सेल और एक कमीशन। नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है जैसे रेंट मिलना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉस बाय फायर। यस, इसके अंदर एक आइटम रह गई है नॉन कैश एक्सपेंसेस, वो मैं इसके अंदर कहीं पुट कर देता हूं। ये देखिए, ये था आपके नॉन ऑपरेटिंग, यहां मैं लिखता हूं नॉन कैश एक्सपेंसेस। और नॉन कैश एक्सपेंसेस में क्या लिखा मैंने, डेप्रीशिएशन। अब ये होता क्या नॉन कैश, जरा ध्यान दें, मैंने लिखा डेप्रीशिएशन। नॉन कैश क्या होता है बॉस? हाँ, एक बार नोट कर लें, ये थोड़ा बीच में स्किप हो गया माइंड से, तो आप इसको नोट कर लें। एक नॉन कैश एक्सपेंसेस भी होते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश इनकम भी होती है, लेकिन वो मैंने अलग से कहीं और शो कर दिया है, लेकिन हम नॉन कैश एक्सपेंसेस पे बात कर रहे हैं। नॉन कैश इनकम जब आएगी तो मैं उस पर बात करूंगा आपसे। नॉन कैश एक्सपेंस वो होते हैं जो वास्तव में आप उनकी कैश में पेमेंट नहीं करते। कैसे? देखिए, आपका प्रॉफिट आया 5 लाख, आपका प्रॉफिट आया 5 लाख, आपने रेंट पे किया, इसमें से रेंट माइनस नहीं कर रखा, मान लीजिए आपने रेंट माइनस नहीं कर रखा 50,000, और एक आपने डेप्रीशिएशन भी माइनस नहीं कर रखा 30,000। तो यानी आपने इस प्रॉफिट में से, मान लीजिए हमने ये दो एक्सपेंसेस अज्यूम किए हैं कि माइनस नहीं कर रखे, तो मेरे पास जो नेट प्रॉफिट है वो आ गया 4,20,000। यानी सब कुछ माइनस कर दूं, कुछ एक्सपेंस रह गए थे, क्या रह गया था? रेंट रह गया था, डेप्रीशिएशन रह गया था। ओके, तो अगर ये माइनस कर देता हूं तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाता है 4,20,000। अब जरा ध्यान देना, क्या रेंट से कैश आउटफ्लो होता है? यस। क्या डेप्रीशिएशन से कैश आउटफ्लो होता है? नो।
आपने मशीन एक बार परचेज कर ली, उस टाइम कैश आउटफ्लो हो गया। अब तो आप मशीन को धीमे 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 राइट ऑफ करते हैं आप उसे। अब तो डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी को राइट ऑफ करते जाते हैं, कैश में नहीं जाती। आपकी गाड़ी जो है, आपके डैडी ने गाड़ी ली हुई है, आपने गाड़ी ली हुई है, आपने बाइक ली हुई है, स्कूटी ली हुई है, कुछ भी लिया हुआ है, अगर हर साल उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्या पड़ोसियों में पैसे बांट के आते हो कि आंटी आंटी मेरी को स्कूटी की कीमत कम हो गई है, ये लो 100 रुपए? ऐसे थोड़ी होता है कोई। डेप्रीशिएशन कैश में नहीं जाता कभी। तो अगर मैं आपको ये कहूं, इसीलिए ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो अगर मैं ये कहूं कि आपके पास प्रॉफिट कैश में कितना है, तो अगर मैं ये कहूं कि आपके पास प्रॉफिट कैश में कितना है, तो मैं ये कहूंगा कि 4,50,000। और अगर नॉन कैश वाले भी माइनस कर दें तो कितना है? 4,20,000। इसका मतलब नॉन कैश आइटम है एक 30,000 की, जिससे वास्तव में कैश आउटफ्लो नहीं होता है। इन्हें हम नॉन कैश एक्सपेंसेस कहते हैं। और क्या होते हैं? और भी होते हैं, जैसे अभी बताया मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है ये भी। कैसे? आपने अंदाजा लगाकर प्रोविजन बना लिया, कैश तो नहीं गया ना। आपके पास 5 लाख प्रॉफिट था, 2,50,000 का प्रोविजन बना लिया, पैसे तो आपके पास ही है, पैसे दिए थोड़ी है, टैक्स पे थोड़ी किया है। तो जितने भी प्रोविजन बनते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर, ठीक है, प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस, ये सारे के सारे प्रोविजन जो है वो क्या होते हैं? नॉन कैश होते हैं। ठीक है जी। तो एक मैंने आपको नॉन कैश एक्सपेंसेस भी बताना था। ठीक है, ओके। करना क्या है बताऊंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त बताऊंगा। ठीक है जी, चलिए। ओके बॉस, इसका मतलब ये सारी की सारी बातें हो गई है। और आप बैलेंस शीट में क्या बताना चाह रहे हैं सर? देखिए, बैलेंस शीट में मैं कुछ एक बात बताना चाहता हूं कि बैलेंस शीट में अगर मैं कंपनी की बैलेंस शीट को इस तरह से बनाऊं, बनती नहीं है वैसे, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो कंपनी की बैलेंस शीट में एक तो आती है शेयर कैपिटल, एक तो आती है शेयर कैपिटल, एक आता है रिजर्व एंड सरप्लस, एक आता है रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में कौन से? प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स दोनों आते हैं। एक आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लेते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में भाई, अगर बैलेंस शीट याद हो आपको, तो ये लेते हैं प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ओके, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। और ये जो प्रॉफिट आता है उसमें से लेस करते हैं एप्रोप्रिएशंस। अरे ये क्या होता है? एप्रोप्रिएशंस में आता है जी, एक तो आता है ट्रांसफर टू रिजर्व, एक तो आता है ट्रांसफर टू रिजर्व, एक आता है डिविडेंड, और एक आता है, चलो छोड़ो, डिविडेंड पर टैक्स आता है, डीडीटी बोलते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करता। और उसके बाद जो बचता है ना, इसे बोलते हैं सरप्लस, सरप्लस दैट इज बैलेंस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बच्चों को क्यों नहीं समझ आता है चैप्टर, ये मैंने आपको बताया। बताया क्या है? मैंने आपको ट्रेलर दिखाया कि बच्चों को इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि ये सारी बातें डिटेल में करवाई नहीं जाती हैं, और करवाते हैं उन टीचर्स को तो सैल्यूट है बॉस। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन समझाने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। ठीक है ना, तो जो टीचर्स करवा रहे हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि बड़ी शिद्दत से अपने बच्चों के बारे में वो सोचते हैं, शॉर्टकट्स नहीं हो कम से कम, और इसीलिए समझ भी नहीं आता। ठीक है जी। एप्रोप्रिएशंस का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब आप रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, आप डिविडेंड पे कर रहे हैं, ये सब, इन सब आइटम को क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशंस। ठीक है जी। और जो बैलेंस बच जाता है उसे बोलते हैं सरप्लस, दैट इज बैलेंस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। और जो पी एंड एल से आते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है जी। तो इसका मतलब बैलेंस शीट में एक शेयर कैपिटल आती है, एक रिजर्व एंड सरप्लस आता है, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आती है, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आती है जिसके अंदर डिबेंचर्स आते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स, फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आती है। और क्या आती है? और करंट लायबिलिटीज आती हैं जी, और करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस ये आती हैं जी। ठीक है, एक बार मैं इनके बारे में बात करूंगा, और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन एक बार हम शॉर्ट में ही बात कर रहे हैं सारी की सारी। लीजिए जी, अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे
तो उसके अंदर मेन आइटम में यही आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। ओके, इधर क्या आती है? इधर आती है जी टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। इनके एग्जांपल लिख दूं एक एक। फॉर एग्जांपल प्लांट, intangible assets, intangible assets, intangible assets में आता है फॉर एग्जांपल गुडविल, फॉर एग्जांपल गुडविल, और फिर आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और फिर क्या आता है? करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस वगैरह, ये सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं आपके। ठीक है जी, ये लीजिए। और इस तरह से बैलेंस शीट तैयार होती है बॉस। देखिए, मेरे से पढ़ने के लिए आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, जितनी हिम्मत मैं जुटा पा रहा हूं कि मुझे आज नोट्स फेयर नोटबुक में बनवाने नहीं है बिल्कुल भी। आज मैं कंसेप्ट समझाकर जाऊंगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। हमारे को पता तो होना चाहिए कि हम किस तरह की चीजों को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना? तभी आपको समझ आएगा। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं, ठीक है, ये आइटम वहां आएगी, वरना कंफ्यूजन में रहता है कि यार ये आइटम आएगी वहां क्यों और किस लिए, रीजन नहीं पता चलता। जब बनाने का रीजन पता होगा ना तो आपको आइटम का पता होगा। ठीक है, चलिए। लाइबिलिटी साइड में आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। एसेट साइड में टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स। ठीक है जी, ओके। तो बॉस अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। इसे हम लेते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इसे हम लेते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और इसे भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेते हैं, इसे भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेते हैं। किस किस को लेते हैं बॉस? शेयर कैपिटल को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेते हैं और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में लेते हैं। ओके। करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस और करंट एसेट्स, इन दोनों को हम लेते हैं, इन दोनों को हम लेते हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर। किस में लेते हैं? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसमें तो कोई दोहराई है ही नहीं, इसको हम लेते हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बारे में बात करेंगे। वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या चीज होंगी? करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, और कुछ नहीं। ठीक है जी। इनके अंदर भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन वो हम बाद में डिटेल करेंगे। एक बार मोटी मोटी बात बता रहा हूं मैं। कंपनी की शेयर कैपिटल फाइनेंस का सोर्स होती है, पैसे लगाने का सोर्स होती है कि पैसा लगाया कहां से जाता है। डिबेंचर्स, लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये भी फाइनेंस का सोर्स होती है। और करंट लाइबिलिटीज ये और करंट एसेट्स ये आपकी किसका सोर्स होती है? ये होती है वर्किंग कैपिटल का सोर्स। और टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये पता है किस चीज का सोर्स होती हैं? ये होती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सोर्स। ये होती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का सोर्स। ये होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का सोर्स। हां, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल किसका पार्ट होती है? पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये लीजिए, क्यों होती है, कैसे होती है, वो हम डिस्कस कर लेंगे जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो यहां पर क्या हुआ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मैंने आपको बता दी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमने आपको बता दी, और हमने इसको वर्किंग कैपिटल के बारे में बता दिया। और फिर रिजर्व एंड सरप्लस को किस में लेते हैं? इसको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट में लेते हैं। इसको भी हम, या आप यूं मानकर चले, रिजर्व एंड सरप्लस कहां गया? ये रिजर्व एंड सरप्लस को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट में लेंगे। ऑपरेटिंग, रिजर्व एंड सरप्लस को भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के पार्ट में लेंगे। तो एक बार लिख कर रख लें आप इसे, और जब मैं इसके बारे में अलग अलग बात करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात कर रहा हूं तो बैलेंस शीट में कहां जाकर बैठा हूं। जब मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात कर रहा हूं तो बैलेंस शीट में टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट एसेट्स में जा रहा हूं। जब मैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस की बात कर रहा हूं तो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी में बैठा हूं। जब मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात कर रहा हूं तो शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैठा हूं। जब मैं रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर रहा हूं तो मैं ऑपरेटिंग के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है ना? इस तरह से आपको इसमें, और यही कारण था कि मैंने इसको रफ में समझाया था। आप फेयर
के अंदर ये लिखते तो आपको लगता है यार क्या काम हो रहा है, इधर से काट रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, इधर से काट रहे हैं, लेकिन मेन काम यही है। जो नोट्स लिखवाऊंगा वो तो इनका जूस होगा, समझ लीजिए। जब आप मौसमी का जूस बनवाते हैं सामने वाले से या गन्ने का जूस बनवाते हैं तो छिलके तो साइड में निकल जाते हैं और मेन जूस आ जाता है, तो जो फेयर नोट्स होंगे वो आपका जूस होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बॉस एक बार नजर मार लीजिए कहीं कुछ चीज मिस ना हो जाए। यस, डन। आ गई बात समझ में आपको? ठीक है। तो ठीक है, अभी मैं आपको एक बार रिपीट करता हूं। आज हमने क्या पढ़ा? हम जब कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ P&L देखते हैं या बैलेंस शीट देखते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? हमें करना क्या है? हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस लिए बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ये देखना चाहते हैं कि बिजनेस अपनी ऑपरेशन से कितना कमा रहे हैं, यानी मेन काम धंधा जो है, मेन काम जो है, मैं कहूं जी मैं मेरे पढ़ाकर कितने कमा रहा हूं, ये तो मेरा मेन काम है ना। इसके अलावा कार बेच दी, प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लोन ले लिया, शेयर इशू कर दिया, वो तो सारी की सारी दूसरी एक्टिविटीज हैं। ऑपरेशन से मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वहां से मैं कितना कमा रहा हूं उसको हम अलग से देखते हैं। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा जी, और जो मेरी फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग टर्म जो मेरे प्लान्स हैं, जो प्लांट खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, मशीन खरीद ली, इन्वेस्टमेंट्स खरीद ली, किसी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह, तो वो सारे के सारे मेरे किस में आते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। ओके। और बिजनेस को चलाने के लिए जो मैं कैपिटल इन्वेस्ट करता हूं, या तो मैं अपने घर से इन्वेस्ट करता हूं या फिर मैं उधार लेकर लोन से इन्वेस्ट करता हूं, उसे हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके। तो इसका मतलब मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट में मुझे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अलग चाहिए, कैश जनरेटेड या पेमेंट मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकता है, फाइनेंसिंग अलग से चाहिए और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अलग से चाहिए। बात समझ आ गई आपको? ठीक है। हाँ, अब जरा ध्यान दें, ये देखिए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, P&L के अंदर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहां से आ रही है? शेयर से आ रही है, डिबेंचर से आ रही है। ये कहां से आ रही है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये कहां से आ रही है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहां है? ये देखिए, ये बैलेंस शीट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहां है, ये देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये यहां से है बॉस। ठीक है, तो ये आपकी आ गई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की भी बात हुई थी कोई, ये देखिए एक्सपेंसेस ऑन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर्स। और लोन और डिबेंचर्स कौन से थे? ये रहे जी लोन और डिबेंचर्स। देखिए लोन, ये लॉन्ग टर्म लोन, ये वाले, ये कौन सी थी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो जो चीज P&L के अंदर आ रही है उसका रिश्तेदार बैलेंस शीट में भी बैठा है। P&L के अंदर इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो बैलेंस शीट में कौन बैठा है? लोन गिवन। P&L में बैठा है कि डिविडेंड रिसीव्ड, तो वहां कौन बैठे हैं? शेयर्स। P&L के अंदर बैठा है इंटरेस्ट पेड, तो वहां कौन बैठे हैं? लायबिलिटी में डिवेंचर्स। P&L में बैठा है डिविडेंड, तो वहां पर बैठे हैं शेयर्स। ठीक है जी, इस तरह से। तो इस तरह से करके हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में आज हम रूबरू हुए। ठीक है जी। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाए? मुद्दे की बात करो, बाकी इधर उधर की बात मत करो, सिर्फ मुद्दे की बात, नो बकवास। बिल्कुल ये सारी चीजें बकवास थी एकदम, इसमें ये आपको कहीं याद करने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको बना के नहीं आना, कहीं एग्जाम में आपको पूछा नहीं जाएगा। और मैंने तो और भी ब्लंडर कर दिया, कंपनी जो है स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट बनाती है, और मैंने क्या किया, वो आपका +1 के स्टाइल में कंपनी का P&L और बैलेंस शीट बना दी। लेकिन बॉस समझ इसी तरीके से आएगा, क्योंकि रूट तुम्हारी जड़ें वही है +1 के अंदर। कंपनी वाले बैलेंस शीट में आने में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, कोई टेंशन नहीं है, हम हैं यहाँ पर। चलिए जी, आपकी एक अलग तरह से शुरुआत करते हैं। मैं बस अब शॉर्ट में बताकर जा रहा हूं, शुरुआत करके जा रहा हूं, और कल जो नेक्स्ट क्लास मेरी होगी उसके अंदर मैं आपको फिर नोट्स बनाकर और एक एक एक्टिविटीज को अलग से कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ठीक है जी। क्या है, अगर मुझे यह कहा जाए
मुझे कैश फ्लोज, नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है आप। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बस आखिरी बातें चल रही है, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। इन्वेस्टिंग में क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अरे वाह, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। यस, आप कोई प्लांट बेचते हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट होता है तो वो भी तो फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गई आपकी। क्यों? रिलेटेड हो गए ना दोनों। तो ध्यान रखना, वैसे ये P&L के अंदर आता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन ये रिलेशन किसके साथ है? इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के साथ है। ओके। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और इसके रिश्तेदार क्या? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। अरे वाह, इसका मतलब सारे रिश्तेदार एक जगह इकट्ठे होंगे। यस, सेल ऑफ प्लांट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस के बारे में थोड़ी सी अलग बात है, वो मैं बाद में बात करूंगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और उस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये सारे एक जगह इकट्ठे होंगे। अच्छा सर, हाँ जी बिल्कुल। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जो भी आप एसेट्स लेते हैं, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, उनके रिलेशंस भी आएंगे, उनसे रिलेटेड कोई भी इनकम है तो वो भी आएगी। ठीक है जी, ओके। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या आते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आते हैं शेयर्स, और शेयर से रिलेटेड क्या होता है? डिविडेंड। डिविडेंड क्या करते हैं? देते हैं हम, शेयर इश्यू करते हैं तो डिविडेंड पे करते हैं। और क्या आते हैं? डिवेंचर्स एंड लोन्स। हाँ जी, अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, यस, फाइनेंस अरेंज करने में, और इनके ऊपर आप क्या देते हैं? इंटरेस्ट। ओके। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है सर, ये बेचारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, ये तो सबसे मजेदार चीज है। ये मैंने समझा दिया कि मेरी बैलेंस शीट और P&L के अंदर ये चीजें कहां बैठी होती है? P&L में। ये चीजें कहां बैठी होती है? P&L में। ये लोग कहां बैठे होते हैं? बैलेंस शीट में। ये कहां बैठा होता है? P&L के अंदर। तो इसका मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हर जगह घुसी हुई है। यस, P&L और बैलेंस शीट तो इंटर रिलेटेड है यार। जो आपकी सस्टेन करती है एसेट्स, वो एसेट्स में आएगी, और उस पर कोई प्रॉफिट लॉस हो गया, कुछ चली गई, उस पर इंटरेस्ट इनकम हो गई, रेवेन्यू नेचर की आइटम P&L में आती है और कैपिटल नेचर की बैलेंस शीट में आती है। बस रिश्तेदार तो सारे हैं ही आपस में। आपने पढ़ा नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स आती कहां है? बैलेंस शीट में। तो फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। डिबेंचर्स आपने इशू किए तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, लेकिन डिबेंचर का ब्याज जो है वो कहां बैठा होता है? P&L के अंदर, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। इसका मतलब ये हो गया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सारी एक जगह इकट्ठी करनी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सारी एक जगह इकट्ठी करनी है। कहां से इकट्ठी करनी है? जहां जहां वो बैठी है। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहां बैठा है? P&L में, बाहर निकाल के लाओ उसे। डिविडेंड इनकम कहां बैठी है? P&L के क्रेडिट में, बाहर निकाल के लाओ इसे। क्या करोगे, क्या करोगे हमारे साथ? आप चलो तो सही, तुम्हारे घर भिजवाएंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फाइनेंसिंग के साथ बैठेगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग के साथ बैठेगी। सारी चीजें अपने अपने घर पर जमकर बैठेगी, दूसरे के घर में कोई घुसकर नहीं बैठेगा। तो सर P&L किसका है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। P&L में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखेंगे। अच्छा जी, हाँ जी बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में। देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में, इसका मतलब ये होगा कि मुझे मेरे चैप्टर के अंदर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब शेयर, डिबेंचर्स और इनका डिविडेंड और इंटरेस्ट एक्सपेंस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और उनका प्रॉफिट और उनकी इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से जो इनकम हुई है उसे हम ऑपरेटिंग इनकम। हाँ, ये कैश बेसिस पे होगा सारा का सारा। कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो आपने बताना है। ठीक है जी, इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला पार्ट मेनली किस पर बन गया? P&L स्टेटमेंट
प्लस वर्किंग कैपिटल चेंजेस, सारा का सारा इसके ऊपर टिक गया जी। पी एंड एल स्टेटमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी एक तो पी एंड एल में जो आइटम्स होती हैं वो ऑपरेशन को, हमारे बिजनेस को ऑपरेट करती है, और एक करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हमारे बिजनेस को ऑपरेट करती है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको निकालना सिखाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और उसके लिए सोर्सेज क्या होंगे, एक हमारा पी एंड एल सोर्स होगा और एक हमारी वर्किंग कैपिटल सोर्स होगी। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, खत्म होता जाएगा, तो जो भी बैलेंस शीट के अंदर और पी एंड एल के अंदर जितने भी आइटम है वो सारी की सारी अपने घर में धीरे 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 घुसती जाएंगी। एक तरह से 3 घर बन जाएंगे आपके। ये घर बन जाएगा किसका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ये घर किसका बनेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। ये घर किसका बनेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। और हो सकता है एक मौके पर ये सारी की सारी एक घर में ही बैठे हों। एक घर कौन सा है भाई, एक स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और एक बैलेंस शीट, और इन सबको क्या बोलते हैं पता आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से आइटम्स निकाल निकाल कर कुछ आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डालनी है, कुछ आपको इन्वेस्टिंग में डालनी है, और कुछ आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर डालनी है। ये काम हमें करना है। इसके साथ कैश बैंक को कंपेयर करना है, वो अलग बात है, मैं इस चक्कर में अभी आपको नहीं डालूंगा। बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन सब की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल नोट्स लिखेंगे, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको निकालना सिखाऊंगा। यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा। आपका आज का रफ वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी जिंदगी में जब तक कॉमर्स रहेगी, जब तक अकाउंट्स रहेगा, तब तक कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम रहेगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको तो आना ही चाहिए। मुझे प्रॉमिस करेंगे आज आप रात को जब सोएंगे तो मुझे प्रॉमिस करके सोएंगे कि आगे से कैश फ्लो हम पढ़ेंगे नहीं, हम कैश फ्लो पढ़ाया करेंगे। कैश फ्लो हम पढ़ाया करेंगे। खुद तो पढ़ेंगी, खुद तो ऐसे पढ़ेंगे कि हमें पढ़ाना है बस। जिन बच्चों को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आता है उनको कैश फ्लो पढ़ाना है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये नॉलेज आपको आगे शेयर करनी है। ये अपने आप से वादा करना है, ये मुझसे वादा करना है। तब मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सार्थक हो गई है। वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं 5-7 घंटे के अंदर पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा करवा दूंगा, तुम कहोगे मजा आ गया, लेकिन समझ कुछ नहीं आया। ठीक है, अभी चलें। ओके, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना।